हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टाइटेनियम एकेडमी में। मेरा नाम हुआ शिवम कुमार और मैं पिछले 3 सालों से मैं टीचिंग लाइन से जुड़ा हुआ हूं और मैं अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से मैं कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा रहा हूं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में, जिसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक के रूप में रहेगा हम लोग आर्टिकल 1 to 4। ठीक है, आर्टिकल 1 to 4 की पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे, जो पार्ट 1 के बारे में जिसके बारे में चर्चा किया जाता है। ठीक है, पार्ट 1 के बारे में। चलिए, ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 में हम लोग आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक की चर्चा करेंगे। ठीक है, आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक हम लोग डिटेल चर्चा करेंगे। उसके बाद इंपॉर्टेंट मैं एमसीक्यू लेकर आया हूं ताकि कुछ क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाए। उसके रिगार्डिंग एस्पेक्ट के ऊपर आपके क्वेश्चंस भी लेकर आया हूं, तो वो क्वेश्चंस को भी आप देख सकते हैं। ये वीडियो किन स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है? अगर आप सीयूईटी यूजी की तैयारी करना चाह रहे हैं या फिर सीयूईटी पीजी की तैयारी करना चाहते हैं। ठीक है, सीयूईटी पीजी की तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो का हेल्प ले सकते हैं। इसमें आपको एलएलबी एंट्रेंस एग्जामिनेशन इसमें इंक्लूडेड हो जाएगा और जनरल टेस्ट की बात किया जाए तो जनरल टेस्ट भी इसमें इंक्लूडेड हो जाएगा। ठीक है, तो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट और सारे डिटेल में पढ़ाने की कोशिश किया हूं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूं बिना किसी देरी के। चलिए, सबसे पहले हम लोग बातचीत करेंगे आर्टिकल 1 के ऊपर। क्या बोलता है आर्टिकल 1? देखिए, आर्टिकल 1 डिस्क्राइब्स इंडिया, दैट इज भारत, एज यूनियन ऑफ स्टेट्स रेदर देन फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। यहां पर दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आपको ध्यान रखने की जरूरत है। आर्टिकल 1 में यह कहा गया है कि इंडिया मतलब इसका इंग्लिश नेम और हिंदी नेम दोनों की चर्चा की गई है। तो आपसे क्वेश्चन इस एग्जाम में ऐसा पूछा जा सकता है कि इंडिया का जो नाम है वो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? तो दोनों इसका आंसर होगा, इंडिया और भारत दोनों। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स 1 में चर्चा यह किया गया है कि इंडिया और भारत, ठीक है, वो क्या होगा? वो यूनियन ऑफ स्टेट्स होगा, ना कि फेडरेशन ऑफ स्टेट्स होगा। अब यहां पर आप लोग एक चीज समझ लीजिए कि यूनियन ऑफ स्टेट्स और फेडरेशन ऑफ स्टेट्स में क्या डिफरेंस है। देखिए, फेडरेशन ऑफ स्टेट्स की बात किया जाए तो अमेरिका एक फेडरेशन ऑफ स्टेट्स है, ठीक है, और इंडिया क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट्स है। दोनों के एक एग्जाम्पल मैं बता दिया हूं। देखो, क्या होता है फेडरेशन में? राज्य मिलकर एक देश का निर्माण करते हैं, ठीक है, और हर राज्य अपनी कुछ शक्तियां देश को दे देते हैं और देश को कहते हैं कि आप इन शक्तियों का प्रयोग करें। और लेकिन इसमें भी कभी भी कोई भी राज्य अलग हो सकता है। तो वही होता है कि छोटे छोटे जैसे कुछ के स्टेट हो गए, वो स्टेट्स के आपस में मिल गए और आपस में मिलकर एक सेंट्रली किसी को पावर दे दिए कि भाई हम लोग को आप चलाइए और हम लोग आपको ये साथ पे पावर देते हैं। ठीक है, लेकिन किसी भी स्टेट्स का मन किया कि नहीं, कल के डेट में मैं इसके साथ नहीं रहूंगा, तो वो अपना साइड भी हो सकता है। इसी को बोलते हैं फेडरेशन। लेकिन यूनियन ऑफ स्टेट्स में ऐसा नहीं होता है। अगर कोई स्टेट चाहे भी कि मैं, जैसे कि भारत में मान के चलिए जम्मू एंड कश्मीर एक राज्य है, भारत का अंग है। कल के डेट में जम्मू एंड कश्मीर के वहां के राजाओं या फिर नेता ने बोले कि नहीं, मैं भारत का हिस्सा नहीं रहना चाहता हूं, तो उनके पास कोई ऑप्शंस है नहीं। आपको बाय हुक एंड क्रुक भारत का हिस्सा ही रहना पड़ेगा। आपके पास कोई ऑप्शंस नहीं है, आप कहीं और नई जगह नहीं जा सकते हैं। तो यही बेसिकली डिफरेंस है किसके बीच में? यूनियन ऑफ स्टेट्स और फेडरेशन ऑफ स्टेट्स के बीच में। अब यहाँ पर एक चीज आपको टेरिटरी ऑफ इंडिया के बारे में चर्चा किया गया है कि आखिर टेरिटरी ऑफ इंडिया में क्या होता है, टेरिटरी ऑफ इंडिया में क्या क्या बाउंड्रीज है। तो सबसे पहले स्टेट्स, टेरिटरी ऑफ इंडिया में स्टेट्स जुड़े हुए हैं, यूटी जुड़े हुए हैं, और वैसे जमीन, वैसे जगह या फिर वैसा जमीन जिसमें इंडिया गवर्नमेंट बाद में कहीं ना कहीं दूसरे कंट्री से एक्वायर कर रही हो। तो टेरिटरी में एक हमारा स्टेट्स जुड़ गया, एक यूटी जुड़ गया, और तीसरा चीज ऐसा लैंड, ऐसा बाउंड्री या फिर ऐसा कंट्री जिसको हम एक्वायर करने वाले हैं फ्यूचर में। वो सारे चीज इसी का पार्ट्स होंगे। इस चीज को भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो आर्टिकल 1 मैंने समझा दिया और टेरिटरी ऑफ इंडिया में क्या क्या होंगे ये भी बिल्कुल अच्छे तरीके से समझा दिया। चलिए अगले बात पॉइंट पे बात करेंगे हम लोग आर्टिकल 2 के ऊपर। ठीक है, लेकिन यहां पर आपसे अगर क्वेश्चन पूछेगा कभी भी ऑफिशियल नेम ऑफ इंडिया, अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ऑफिशियल नेम ऑफ इंडिया क्या है, तो याद रखिएगा आपको यही बोलना है। ऑफिशियल नेम की अगर बात करेंगे इंडिया का तो इसमें दो है, एक इंडिया है या फिर आप इसको भारत ही बोल सकते हैं। एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, तो इसको ध्यान में रखने की जरूरत है। ठीक है, हाँ, इसके अलावा एक क्वेश्चन और यहां पर बनता है कि आर्टिकल 1 में क्या है। तो आर्टिकल 1 में जितने भी स्टेट्स हैं, ठीक है, भारत में जितने भी स्टेट्स है और जितने भी यूटी है, ये सारे की चर्चा आर्टिकल 1 में की गई है।
और साथ ही साथ उसके लैंड बाउंड्री, ठीक है, लैंड बाउंड्री की भी चर्चा की गई है। मान के चलिए उत्तर प्रदेश और बिहार की मैं बात करूं तो आर्टिकल 1 में स्पष्ट रूप से चर्चा किया गया है कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल इतना है, बिहार का क्षेत्रफल इतना है, इसकी बाउंड्री ऐसी है, इसकी नक्शा ऐसे, इसकी मैपिंग ऐसे की गई है। ये सारे आर्टिकल 1 में ये सारी चीज की आपको चर्चा मिल जाएगी। ठीक है, यहां तक कोई भी किसी भी स्टूडेंट से किसी भी पॉइंट से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए अगले आर्टिकल्स की बात करें। आर्टिकल 2 empowers the empower the parliament to admit into union of India और establish a new states। देखो आर्टिकल 2 ये बोलता है कि पार्लियामेंट के पास क्या है, पावर है। क्या पावर है? एडमिट इनटू यूनियन ऑफ इंडिया और स्टैब्लिश अ न्यू स्टेट्स। तो इसमें बेसिकली ये बात कही गई है कि जैसे कि एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं कि इंडिया जो है, गवर्नमेंट जो है वो किसी भी न्यू स्टेट्स को अक्वायर कर सकती है, किसी नए लैंड को एक्वायर कर सकती है, लीज पे भी एक्वायर कर सकती है, या फिर कोई इंडिया को अगर कोई गिफ्ट देता है तो वो सारे जो अक्वायर्ड होंगे वो आर्टिकल 2 के अंतर्गत ही आएंगे। जैसे कि बातचीत करते हैं गोवा के बारे में। गोवा पहले जो था पोर्तुगीज के अंतर्गत था, ठीक है, उससे क्या हुआ, भारत छीना, ठीक है, भारत छीना, तो वो भारत छीन कर किसमें मिलाया, इसको मिलाया अपने इंडिया में। ये किस कौन से आर्टिकल के थ्रू, आर्टिकल 2 के अंतर्गत। तो आर्टिकल 2 के अंतर्गत ये बोला गया है कि पार्लियामेंट को यह पावर है, किसका पावर है, पार्लियामेंट को पावर है कि वो किसी भी राज्य के, किसी अदर कंट्री के राज्य के जमीन को स्टैब्लिश कर सकता है, अपने अंदर मिला सकता है। ये आर्टिकल 2 के अंतर्गत चर्चा किया गया है। ठीक है, जैसे दादरा एंड नगर हवेली, दादरा एंड दमन दीव की भी बात की जाए तो ये भी पहले पोर्तुगीज के अंतर्गत था, लेकिन उससे क्या हुआ कि भारत उससे छीना और छीन कर उसको भारत राज्य मिलाया गया। तो वो किस आर्टिकल के अंतर्गत हुआ है, तो आर्टिकल 2 के अंतर्गत हुआ। और ये किसके पावर है, तो ये पार्लियामेंट के पास ये पावर है। इस पॉइंट्स को आपको ध्यान रखने की जरूरत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं आर्टिकल 3 के ऊपर। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड अल्टरेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। इसका मतलब यह होता है कि पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो कोई नया राज्य बना सकता है। ठीक है, नया राज्य मतलब जैसे कि अब झारखंड और पहले बिहार एक हुआ करता था, ठीक है, बिहार को कट करके वो बिहार और झारखंड बनाया। तो किस आर्टिकल के तहत, तो आर्टिकल 3 के अंतर्गत। अल्टरेशन ऑफ एरियाज, उसके बाउंड्री को, एरिया को वो चेंज कर सकता है, बाउंड्रीज और नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स, और किसी भी राज्य का नाम भी वह परिवर्तन या फिर किसी प्लेस का नाम भी वह परिवर्तन कर सकता है। तो आर्टिकल 3 में बेसिकली यही बोला गया है कि अगर कोई एरिया को बढ़ाना हो, क्या फिर कोई एरिया को घटाना हो, कोई स्टेट्स का नाम चेंज करना हो, या फिर कोई नया एरिया है उस एरिया में अल्टरेशन करना हो, उसमें चेंजेस करना हो, ये सारे जो भी कुछ होंगे वो आर्टिकल 3 के अंतर्गत होंगे। इस चीज को आप ध्यान में रखने की जरूरत है। ठीक है, जैसे कि मान के चलिए कि कोई ऐसा राज्य है जिसका नाम आप चेंज करना चाहते हैं, या फिर उसमें कोई स्टेट बाउंड्री में आप चेंज करना चाहते हैं। ठीक है, जैसे कि मान के चलिए हम यूपी की बात करें, यूपी जो है मान के चलिए 3000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। मैं एग्जांपल बात कर रहा हूँ, 300 किलोमीटर में फैला हुआ है। अब यूपी, अब स्टेट यूनियन क्या चाहती है कि इसको 200 में कर दिया जाए और इसमें 100 जो है वो उत्तराखंड को दे दिया जाए। ठीक है, 100 किलोमीटर उत्तराखंड को दे दिया जाए। तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए भी कुछ रूल्स है। ठीक है, ऐसे ये नहीं कर सकती है। इसके लिए सबसे पहले तो आपको प्रेसिडेंट का, यूनियन को क्या करना होगा, पार्लियामेंट में बिल पेश करने से पहले, याद रखिएगा, यूनियन को पार्लियामेंट में बिल पेश करने से पहले प्रेसिडेंट से रिकमेंडेशन लेना हुआ कि हम लोग ऐसा काम करने जा रहे हैं आर्टिकल 3 के अंतर्गत। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से सोचने की कोशिश करिएगा। आर्टिकल 3 के अंतर्गत अगर किसी राज्य का अल्टरेशन करना है, नेम चेंज करना है, कोई बाउंड्री में चेंजेस चाहिए, तो वैसे करने के लिए उसके लिए आपको आपको पार्लियामेंट में सबसे पहले किससे रिकमेंड लेना होगा, तो प्रेसिडेंट से पहले इसकी रिकमेंडेशन हो जाती है, तब इसके बिल पार्लियामेंट में पेश की जाती है। ठीक है, उसके बाद दूसरा ये पॉइंट है कि पार्लियामेंट में पास तो बिल तो वो पेश होगा ही होगा। इसके अलावा एग्जिस्टिंग स्टेट लेजिस्लेचर में, जिस स्टेट लेजिस्लेचर का ये मैटर चल रहा है, वहां पर भी ये बिल को भेजा जाएगा। लेकिन वो बिल पर सिर्फ वो क्या करेंगे, उनको टाइम दिया जाता है, बाउंडेशन दिया जाता है कि भाई आप इतने दिनों तक आप इसके बारे में कोई ना कोई सलाह दीजिए। अगर वो पॉजिटिव सलाह देते हैं तो अगर मानने लायक हो तो उसको माना जाए। अगर वो निगेटिव सलाह देते हैं, बोलते हैं कि नहीं भाई हम अपने राज्य का नाम चेंज करना नहीं चाहते हैं, आप चाह रहे हैं तो
वैसे सिचुएशन में भी ऐसा कोई रूल और फाउंडेशन नहीं है। यूनियन चाहे तो इसे मान सकती है, नहीं चाहे तो नहीं मान सकती है, ये उसके ऊपर डिपेंडेंट करता है। इसके लिए कोई यूनियन जो है बाउंड नहीं है। तो याद रखिएगा कि आर्टिकल 3 में अगर कोई बिल आने से पहले सबसे पहले तो प्रेसिडेंट से हम लोग रिकमेंडेशन ले लेते हैं। और दूसरा पॉइंट याद रखिएगा कि जिस राज्य से जुड़ा हुआ मामला है उस राज्य के स्टेट लेजिस्लेचर में भी इस बिल को पेश किया जाता है, और उस बिल में उसके बाद वहां पर उनको समय दिया जाता है कितने दिनों में आप उसको कंप्लीट करके हमें बताइए। अगर वो पॉजिटिव है तो ठीक है, निगेटिव है तो भी ठीक है, इसमें वहां पर ये कोई बाउंडेशन नहीं है कि यूनियन जो है स्टेट के बातों को वो माने। यहां तक सारी चीजों की आपको दिक्कत नहीं होगी। चलिए आर्टिकल्स 4 की बात करेंगे। Laws made under Article 2 and Article 3 are not to be considered as amendment of the Constitution under Article 368। अब यहां पर एक चीज बात को समझिएगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कोई भी अमेंडमेंट होता है तो आर्टिकल 368 के अंतर्गत होता है। लेकिन आर्टिकल 368 में अमेंडमेंट में क्या है कि 50% राज्यों से उसको पास करवाना पड़ता है। ठीक है, उसको लोकसभा में, राज्यसभा में बहुत तरह से उसमें रूल्स और रेगुलेशन है, जो हम लोग आर्टिकल 368 पढ़ेंगे तो उसमें हम उसकी चर्चा करेंगे। लेकिन ये कहा है कि अगर आर्टिकल 2 और 3 में किसी भी तरह का आपको चेंजेस करना है, ठीक है, याद रखिएगा आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में किसी भी तरह का चेंजेस करना है तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 368 के अंतर्गत आपको अमेंडमेंट करने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ सिंपल मेजोरिटी से भी इसको अमेंड किया जा सकता है। ठीक है, सिंपल मेजोरिटी मतलब होता है 50% प्लस होता है। ठीक है, 51% अगर आप इसको लेके चले तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में अगर किसी भी तरह का चेंजेस करना है तो उसको सिंपल मेजोरिटी से सिर्फ बिल पेश कर उसको पास करवाया जा सकता है। इसके लिए कोई अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है, जो कि अमेंडमेंट की चर्चा आर्टिकल 368 में पहले भी की गई है। लेकिन एक क्वेश्चन यहां पर बहुत ज्यादा फंसता है और इसमें बहुत सारे बेरोजगारी वाद वगैरह भी आए थे, उसमें भी इंपॉर्टेंट फंसा था कि यहां पर एक चीज तो समझ में आ गया कि गवर्नमेंट जो है किसी भी जमीन को एक्वायर अगर करना चाहती है तो एक्वायर कर सकती है आर्टिकल 2 के अंतर्गत। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आर्टिकल 2 के अंतर्गत वो क्या कर सकती है, कोई भी नए लैंड को एडमिट कर सकती है इंडिया में। लेकिन अगर कंट्री चाहे तो वो किसी न किसी कंट्री को क्या अपने लैंड दे सकती है या नहीं दे सकती है, और दे सकती है तो उसके लिए क्या करना होगा। तो ऐसा कोई रूल और बाउंडेशन नहीं है कि आप जमीन को दूसरे कंट्री को आप सौंप सकते हैं, ऐसा कोई रूल्स और रेगुलेशन नहीं है। लेकिन हाँ, अगर इसके बावजूद भी अगर आप देना चाहते हैं तो आर्टिकल 368 के अंतर्गत सबसे पहले उसको अमेंडमेंट करना होगा, लोकसभा और राज्यसभा से उसको पास करना होगा अकॉर्डिंग टू अमेंडमेंट रूल 368 के तहत। उसके बाद ही अपने देश का जमीन अगर किसी राज्य, किसी कंट्री को अगर आप देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। इसके लिए आर्टिकल 368 में अब आपको क्या करना होगा, उसमें अमेंडमेंट की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, आर्टिकल 4 में अगर कोई चेंजेस है तो उसके अलावा आर्टिकल शेड्यूल 1, ये भी याद रखिएगा, शेड्यूल 1 और शेड्यूल 4 में भी यह प्रभावित करेगा। अब कैसे प्रभावित करेगा, तो शेड्यूल 1 में क्या लिखा हुआ कि भारत के कितने राज्य हैं, उसकी टेरिटरी कितनी है, कितना लैंड है, किसका बाउंड्री है। तो अगर कोई बाउंड्री को चेंज करेंगे या फिर नया जमीन लिए उसको नया राज्य बनाए या फिर कोई नया जमीन लेकर किसी अदर कंट्री से किसी राज्य को दिए, तो शेड्यूल 1 में भी चेंजेस होगा या नहीं होगा। तो याद रखिएगा अगर आर्टिकल 4 में किसी भी तरह का चेंजेस है तो शेड्यूल 1 और शेड्यूल 4 में होता है राज्यसभा की सीटें। यानी अगर कोई जमीन बढ़ता है तो वहां पर सीट भी बढ़ेगी, और सीट अगर बढ़ती है तो वहां पर राज्यसभा का जो सीट है उस पर भी चेंज हो जाएगा। तो शेड्यूल 1 और शेड्यूल 4 ऐसे हैं जो दोनों पे परिचर्चा करेगी, दोनों को प्रभावित करेगी। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि आर्टिकल 4 के कारण कौन कौन से शेड्यूल प्रभावित करेगा, तो याद रखिएगा शेड्यूल नंबर 1 एंड शेड्यूल नंबर 4। अब यहां तक आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक मैंने बिल्कुल सिंपल और बिल्कुल अपने स्टाइल में आपको समझाने की कोशिश कर दिया। अब इसके ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की बात करें, इसकी बात करें तो इंडिया इज अ, इंडिया क्या है, तो मैंने आपको पहले ही अगर पहले पॉइंट में उसमें चर्चा किया था, इंडिया जो है क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, यूनियन ऑफ स्टेट्स। और इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन में दो नाम है, एक तो नाम है इंडिया है और दूसरा क्या नाम है, भारत है। तो इंडिया और भारत दोनों नाम आपको याद रखने की जरूरत है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
हु हैज द राइट टू इंक्लूड स्टेट्स इन द इंडियन यूनियन। इंडियन यूनियन में अगर किसी स्टेट को इंक्लूड करना है, किसी नए जमीन को या फिर किसी नए राज्य को, तो किसके पास यह राइट है? प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेंट और लोकसभा स्पीकर। ये जो राइट है ये सीधे के सीधे पार्लियामेंट के पास पावर है। पार्लियामेंट जब चाहे अगर उसे कोई नया स्टेट मिल रहा है या फिर नया जमीन मिल रहा है तो उसको किसमें इंक्लूड करेगा? भारत में उसको, अपने कंट्री में उसको इंक्लूड करेगा। ठीक है, किस सिंपल मेजोरिटी से। ठीक है, कोई इसके लिए खास नहीं चाहिए, इसके लिए कोई अमेंडमेंट नहीं चाहिए, बस सिंपल मेजोरिटी लेकर आइए और उस राज्य को अपने राज्य में मिला लीजिए, चाहे अपने देश में मिला लीजिए। कोई दिक्कत है यहां तक? चलिए अगले क्वेश्चंस की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज द राइट टू चेंज द नेम ऑफ स्टेट्स। अगर किसी राज्य का नाम चेंज करना है तो यह किसके पास इसका राइट टू अथॉरिटी है? तो इसका भी क्वेश्चंस का जो आंसर होगा वो पार्लियामेंट ही होगा। ठीक है, इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर भी पार्लियामेंट ही होगा। ये पार्लियामेंट की पावर है कि किसी राज्य के नाम को चेंज कर सकता है। ठीक है, ये आर्टिकल 3 में इसकी चर्चा की गई है, याद रखिएगा। इसकी जो चर्चा की गई है आर्टिकल 3 में चर्चा की गई है, इसको याद रखिएगा, आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंग। अगले क्वेश्चंस की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हिच कंसेंट इज रिक्वायर्ड टू बी पास्ड बिफोर द बिल रिलेटेड टू रीस्ट्रक्चरिंग इन द स्टेट्स ऑफ पार्लियामेंट। अगर कोई स्टेट में उसके स्ट्रक्चर को चेंज करना है तो सबसे पहले मैंने बताया कि उसको बिल को पार्लियामेंट में पेश करने से पहले प्रेसिडेंट से रिकमेंडेशन ले लेना जरूरी होता है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी होगा, प्रेसिडेंट। अगले क्वेश्चन की बात करें, हु हैज द राइट टू चेंज द फॉर्मेशन और बाउंड्री ऑफ न्यू स्टेट्स। किसके पास राइट है कि किसी के स्टेट के बाउंड्री को चेंज करना या फिर उसके नए नए स्टेट्स को बनाना? तो ये भी जो पावर है ये पावर दिया गया है पार्लियामेंट को। ये क्वेश्चन को वही घुमाकर क्वेश्चन पूछा गया है, इसका भी आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, पार्लियामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। The 100th Constitutional Amendment Act 2015 was enacted to give effect to the acquiring of certain territories by India and transfer of certain other territories to Bangladesh. देखो और एक पॉइंट है, अंडर दिस अमेंडमेंट इंडिया ट्रांसफर 121 इनक्लेव इनटू बांग्लादेश व्हाइल बांग्लादेश ट्रांसफर 61 इनक्लेव्स टू इंडिया। देखो ऐसा क्या हुआ था कि भारत और बांग्लादेश का जो जमीनी मामला था उसमें क्या था कि बांग्लादेश के कंट्री के अंदर हमारे कुछ इनक्लेव यानी हमारे कुछ पार्ट थे जो कि बांग्लादेश गवर्नमेंट के अंतर्गत आता था, और बांग्लादेश गवर्नमेंट की कुछ जमीन जो थे, कुछ लैंड थे वो हमारे यहाँ थे, जो कि बांग्लादेश की राज्य हमारे बांग्लादेश के यहाँ राज्य चलता था, मतलब बांग्लादेश सिटीजनशिप है और कंट्री किसकी है? भारत की है। तो यहाँ पे हमारे मोदी गवर्नमेंट ने क्या किया, सोचा कि ये दोनों को परिवर्तन कर दिया जाए, हमारे यहाँ उनके यहाँ चल जाए, ये जमीन हमारी हो जाए और हमारी जमीन उनकी हो जाए, तो हम लोग बराबर हो जाएंगे और हमारा जो जमीन बाउंड्री है, लैंड बाउंड्री है, वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाए, सेटलमेंट हो जाए, बढ़िया से हो जाए, सेफ हो जाए। तो इसके लिए दोनों गवर्नमेंट बैठी और दोनों गवर्नमेंट इसको मानी, और करने के बाद क्या हुआ कि 2015 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 2015 में। उसमें भारत का जो जमीन बांग्लादेश में था वो बांग्लादेश भारत को दे दी, और बांग्लादेश का जो जमीन भारत में था, भारत वो किसको? बांग्लादेश के लौटा दी। इसके लिए ये भी याद रखिएगा, इसमें टोटल जो था 121 इनक्लेव की यहाँ पर चर्चा की गई है और यहाँ पर 61 इनक्लेव की चर्चा की गई है। ठीक है, 121 और 61 ये गलत है। ठीक है, ये गलत है, 121 इनक्लेव नहीं था और 61 इनक्लेव नहीं था। मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं आ रहा है, इसको आप लोग गूगल करके देख लीजिएगा, लेकिन जहां तक मुझे याद है कि शायद ये 51 इनक्लेव इधर था। ठीक है, 51 इनक्लेव इधर था और 111 था। ठीक है, इसको आप लोग चेक कर लीजिएगा, ये 51 इनक्लेव होगा, यहाँ पर 111 होगा। ठीक है, तो इंडिया ट्रांसफर किया था 111 इनक्लेव बांग्लादेश को, और बांग्लादेश ट्रांसफर किया था 51 इनक्लेव्स टू इंडिया। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ए ओनली होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चंस की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द पार्लियामेंट इज empowered टू अल्टर द बाउंड्रीज ऑफ एनी एग्जिस्टिंग स्टेट्स ऑफ इंडिया। बिल्कुल, पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि किसी बाउंड्री को वो क्या कर सकती है? चेंजेस कर सकती है। और नेक्स्ट पॉइंट है, अ बिल पर्टेनिंग टू द अल्टरेशन ऑफ बाउंड्रीज ऑफ एनी एग्जिस्टिंग स्टेट्स ऑफ इंडिया कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन राज्यसभा एंड ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया।
ये तो बिल्कुल सही है कि अगर किसी राज्य के बाउंड्री में परिवर्तन करना है तो प्रेसिडेंट से प्रायर रिकमेंडेशन जरूरी है, लेकिन सिर्फ राज्यसभा नहीं, साथ ही साथ इसमें लोकसभा भी जुड़ा रहता तो इस ए पॉइंट सही हो जाता। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ए ओनली। ठीक है, और आज का अंतिम प्रश्न है, द बाउंड्री ऑफ स्टेट इन इंडिया कैन बी अल्टर्ड थ्रू द प्रोसीजर लेड डाउन द। तो आर्टिकल 3 के अंतर्गत ये प्रोसीजर दिया गया है। तो ये रहा, बिल्कुल मैंने आपको आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक चर्चा करा दिया। अगर आप बीएचयू का प्रिपरेशन कर रहे हैं, एंट्रेंस एग्जामिनेशन की ड्यू का कर रहे हैं, जेएनयू का कर रहे हैं, ठीक है, एयू का कर रहे हैं, या फिर कोई और कॉलेजेस का कर रहे हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का, सीयूईटी का कर रहे हैं, सीयूईटी में आपको जनरल टेस्ट की मैं बातचीत कर रहा हूँ, ठीक है, जनरल टेस्ट यूजी में, ठीक है, जनरल टेस्ट यूजी में, और एलएलबी हो गया पीजी में, ठीक है, इनकी तैयारी अगर कर रहे हैं तो आप हमारे वीडियोस के हेल्प ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।